हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बीए सेकेंड ईयर की इतिहास की पुस्तक मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर है, उसके जो फर्स्ट टॉपिक है, जो मेन, वो है इल्तुतमिश की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के साम्राज्य को गजनी के नियंत्रण से मुक्त कर एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी और उसने दास वंश की नींव डाली। और इसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाकर अपने शासन का संचालन करना शुरू किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया, जिसको पूरा करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को राजधानी बनाकर शासन का संचालन करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके मृत्यु के पश्चात गद्दी पर आराम शाह नामक व्यक्ति सिंहासन पर आसीन हुआ। इतिहासकारों में इस बारे में काफ़ी मतभेद है कि आराम शाह वास्तव में जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था या फिर भाई था। तो अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन इतना निश्चित है कि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर आराम शाह नामक व्यक्ति गद्दी पर आसीन हुआ। लेकिन आराम शाह जो था वो एक अयोग्य शासक था, अयोग्य, निकम्मा और दुर्बल शासक था। तो इस कारण वो प्रजा में लोकप्रिय नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में अमीर सरदारों के निमंत्रण पर इस समय जो इल्तुतमिश था वो बंदायूं के सूबेदार के पद पर आसीन था। तो अमीर सरदारों के निमंत्रण पर इल्तुतमिश ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 1200 इस प्रकार आराम शाह का जो शासन था 8 महीने तक ही रहा था। अमीर सरदारों का निमंत्रण पाकर इल्तुतमिश ने आराम शाह का वध कर दिया और दिल्ली सल्तनत पर अपना एकाधिकार स्थापित किया। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर गद्दी पर बैठते समय इल्तुतमिश को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो सबसे पहले तो इल्तुतमिश ने जो गद्दी प्राप्त की थी, उस समय अनेक तुर्की अमीर सरदार जो थे वो इल्तुतमिश के विरोधी थे, क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो गुलामों का गुलाम था। अतः नहीं चाहते थे कि इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हो। इसी प्रकार जो दूसरी जो कठिनाई थी उसके सामने, वो था गजनी के शासक यल्दोज, जो कि अपने आप को एक स्वतंत्र शासक मानता था और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी होने के नाते वो दिल्ली सल्तनत पर अपना एकाधिकार कायम रखना चाहता था। अतः यल्दोज का दमन करना भी अत्यंत आवश्यक था। तीसरी कठिनाई जो इल्तुतमिश के सामने थी वो थी कुबाचा, जो कि सिंध और मुल्तान का शासक था। तो उसने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रखी थी, अतः उसका पतन करना भी जरूरी था। इसके अलावा जो चौथी कठिनाई थी वो थी उसके सामने मंगोल समस्या, जिसका निवारण भी बहुत जरूरी था। पांचवी जो समस्या थी वो थी बंगाल के विद्रोह का दमन करना। इस समय बंगाल में अली मर्दान खां नामक व्यक्ति का शासन था, जिसने दिल्ली में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रखी थी। उसके पश्चात अली मर्दान खां की मृत्यु के पश्चात गयासुद्दीन ने भी इल्तुतमिश के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। अतः इल्तुतमिश के सामने ये बहुत बड़ी समस्या थी, बंगाल के विद्रोह का दमन करना। और इस प्रकार अगली जो कठिनाई समस्या थी वो थी अनेक राजपूत राज्यों ने उस समय अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रखी थी, जिनमें रणथंभौर, ग्वालियर, बयाना, जालौर, सांभर आदि राज्य प्रमुख थे।
अतः इनका दमन करना भी जरूरी था। लेकिन इल्तुतमिश ने साहस और कूटनीति से काम लिया और इन समस्याओं का सामना करने का उसने निश्चय कर लिया। तो इल्तुतमिश की उपलब्धियों को जानने से पहले हम थोड़ा इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इल्तुतमिश जो था वो एक इल्बारी तुर्क जाति का था। ये बचपन में काफ़ी होनहार, बुद्धिमान और सुंदर व्यक्ति था। अतः इसके भाई इससे ईर्ष्या रखते थे। तो ईर्ष्यावश इसके भाइयों ने इसे एक दास के व्यापारियों को बेच दिया। बिकते बिकते इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया और इसे बंदायूं और खरीदने के पश्चात इसे ग्वालियर के दुर्ग का रक्षक बनाया और बुलंदशाह की एकता इसको प्रदान की और इसके पश्चात बंदायूं के सूबेदार के पद पर इल्तुतमिश को नियुक्त कर दिया। दिन प्रतिदिन इल्तुतमिश अपनी योग्यता और प्रतिभा से उन्नति करता चला गया और इसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह भी इल्तुतमिश के साथ करवा दिया था और इस प्रकार इल्तुतमिश की योग्यता और प्रतिभा जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहचान लिया था। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई तो राम शाह को इल्तुतमिश ने पराजित कर 1211 के अंदर दिल्ली सल्तनत पर अपना एकाधिकार कायम किया और अपने कठिनाइयों का निवारण करते हुए दिल्ली सल्तनत को एक मजबूती प्रदान की थी। तो अब हम इल्तुतमिश की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इल्तुतमिश की जो सबसे प्रमुख उपलब्धियों में फर्स्ट नंबर पे है गजनी के शासक यल्दौज का दमन करना। तो इल्तुतमिश ने के प्रति गजनी के शासक यल्दौज ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेते हुए 1215-16 में तराइन के तृतीय युद्ध में गजनी के शासक यल्दौज को बुरी तरह से पराजित किया और उस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। इसके पश्चात 2 नंबर उपलब्धि जो है उनकी वो है सिंध और मुल्तान के शासक कुबाचा का दमन करना। इस समय इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा उस समय सिंध और मुल्तान के शासक कुबाचा ने भी अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और कुबाचा जो था वो बड़ोच नरेश के यहाँ पर उसने शरण ली, लेकिन 1227-28 में इल्तुतमिश ने उसे पराजित करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो कुबाचा जो था इल्तुतमिश के डर के मारे वो वहाँ से भाग निकला और सिंधु नदी में कूद गया और आत्महत्या कर ली। इसके पश्चात 3 नंबर की जो सबसे प्रमुख उपलब्धि है वो है मंगोल संकट से दिल्ली की सुरक्षा करना। तो 1221 में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल जाति ने ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचे थे। इस समय जलालुद्दीन ने अपनी एक राजदूत इल्तुतमिश की सेवा में प्रस्तुत किया और मांग की कि उसे मंगोलों के विरुद्ध सैनिक सहायता प्रदान की जाए, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उसने जलालुद्दीन के राजदूत का वध करवा दिया और उसके पश्चात अपना एक नया राजदूत भेजा इसकी सेवा में, जलालुद्दीन की सेवा में अपना नया एक राजदूत भेजा और कहलवा भेजा कि भारत की जलवायु आपके लिए अनुकूल नहीं है, अतः आपको दिल्ली छोड़कर चले जाना चाहिए। तो इस समय वो जलालुद्दीन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे मंगोल जाति भी उसके पीछे पीछे वापस चली जाती है। तो अगर इल्तुतमिश इस समय जलालुद्दीन की सहायता कर देता तो मंगोल नेता चंगेज खां उससे नाराज हो जाता और दिल्ली को तहस नहस भी कर सकता था, लेकिन इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन की कोई सहायता नहीं की, जिससे मंगोल भी दिल्ली में नहीं रुके और चुपचाप जलालुद्दीन के पीछे पीछे वो भी चले गए और इस प्रकार दिल्ली जो थी वो सुरक्षित रही मंगोल आक्रमण से। तो नेक्स्ट है बंगाल के विद्रोह का दमन। जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा उस समय अली मर्दान खां ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रखी थी। तो अली मर्दान खां की मृत्यु के पश्चात ग्यासुद्दीन गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही ग्यासुद्दीन ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस पर इल्तुतमिश ने बंगाल की ओर प्रस्थान किया और ग्यासुद्दीन के विद्रोह को असफल कर दिया
और पराजित करने के पश्चात वो वापस दिल्ली लौट आया। दिल्ली लौटते ही गयासुद्दीन ने पुनः विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। तो इस बार इल्तुतमिश स्वयं न आकर अपने पुत्र नासिरुद्दीन को भेजा बंगाल के विद्रोह का दमन करने के लिए। नासिरुद्दीन ने बंगाल के विद्रोह का दमन करते हुए गयासुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया और वहां पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन कुछ समय पश्चात नासिरुद्दीन की भी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होते ही बंगाल में बलका नामक एक सरदार ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अतः इल्तुतमिश इस बार स्वयं आया और बलका नामक सरदार को मौत के घाट उतार कर बंगाल पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार बंगाल के विद्रोह का दमन इल्तुतमिश की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई है। तो नेक्स्ट जो हमारी उपलब्धि थी इल्तुतमिश की वो थी राजपूत राज्यों का दमन। तो इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठते समय अनेक राजपूत राज्यों ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रखी थी, लेकिन इल्तुतमिश इनसे बिल्कुल भी नहीं घबराया और उसने एक एक करके राजपूत राज्यों पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया, जिसमें रणथंभौर जिसको 1226 में विजय प्राप्त की, ग्वालियर जिसको उसने 1232 में विजय प्राप्त की, वहाँ का राजा मंगलदेव था। इसके पश्चात बयाना, अजमेर, संभल, नागौर, जालोर 1228 में विजय प्राप्त की और मालवा 1234 में उसने विजय प्राप्त की और राजपूतों की स्वतंत्रता का उसने अंत कर दिया था। तो इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान की और संकटों से मुक्त करवाया। अब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए इल्तुतमिश द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान करने के लिए सबसे पहले उसने 40 गुलामों के दल का एक गठन किया। इन 40 गुलामों के दल के अंदर उसने उन व्यक्तियों को शामिल किया जो योग्य थे, वीर थे, हुष्ट-पुष्ट थे और इल्तुतमिश के प्रति स्वामी भक्ति रखते थे। इन 40 गुलामों को इल्तुतमिश ने उच्च पद प्रदान किए ताकि वो निष्ठा और लगन से काम करते रहें और दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा में उसका पूरा सहयोग प्रदान करें। इसके पश्चात दूसरी जो सुदृढ़ीकरण का उपाय था वो था शुद्ध अरबी ढंग के सिक्के चलाना। तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी ढंग के सिक्के चलाए, जिसमें उसने चांदी का सिक्का जिसे टका कहा जाता था, जिसका वजन 175 ग्रेन था, और तांबे का सिक्का जिसे जितल कहा जाता था, ये इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाए गए थे। इसके पश्चात 3 नंबर पे है न्यायप्रिय सुल्तान। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय सुल्तान था और अपनी न्यायप्रियता के लिए काफी प्रसिद्ध था। इसने अपने महल के बाहर बड़े बड़े घंटे लगवा रखे थे। कोई भी फरियादी आकर इन घंटों को बजाकर फरियाद कर सकता था और उनकी समस्या का निवारण भी किया जाता था। न्याय प्रदान करने के लिए इल्तुतमिश ने काजी की नियुक्ति भी कर रखी थी। नेक्स्ट है खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त करना। तो इल्तुतमिश ने खलीफा बगदाद के खलीफा से 1229 में दिल्ली सल्तनत पर अपनी वैधानिक अधिकार की प्राप्ति कर ली थी। बगदाद के खलीफा ने इसे अपना सुल्तान मान लिया था और इसको वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी थी। नेक्स्ट है इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली जो है भूभाग को कहा जाता है। ये सैनिक सेवाओं के बदले में प्रदान किए जाते थे। तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इसके अंतर्गत इक्ता प्रणाली जिस जागीरदार जमींदार को दी जाती थी, बदले में उसको अपनी सैनिक सेवा इल्तुतमिश को प्रदान करनी पड़ती थी। इस भूभाग से जो इनकम आय होती थी उसका प्रयोग इन सैनिकों के वेतन में प्रदान कर दिया जाता था। तो इस प्रकार इल्तुतमिश जो था वास्तव में दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी मानकर अपने शासन का संचालन किया था, जबकि इल्तुतमिश ने दिल्ली में एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करते हुए और 1229 में बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त करते हुए दिल्ली में शासन का संचालन किया था। अतः इसके अलावा इसने दिल्ली सल्तनत को अनेक आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक संकटों से भी बचाए रखा था। इसने यल्दौज का दमन किया, कुबाचा का दमन किया
मंगोल संकट से दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा की, बंगाल के विद्रोह का दमन किया, राजपूत राज्यों का स्वतंत्रता का इसने अंत किया और इस प्रकार इन कठिनाइयों का निवारण करने और बगदाद के खलीफा से वैधानिक मान्यता प्राप्त करने के कारण और दिल्ली सल्तनत को शत्रुओं से बचाने के कारण ही इसे दिल्ली इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश के मूल्यांकन के बारे में। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इल्तुतमिश जो था वो एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, क्योंकि बचपन में ये काफ़ी होनहार, सुंदर और बुद्धिमान था और इसी व्यक्तित्व के कारण इसके भाई इससे ईर्ष्या रखते थे और इसे एक दास के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया गया था। जो यही कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का स्वामी भी बना। नंबर 2, महान विजेता। इल्तुतमिश एक महान विजेता भी था जिसने यल्दौज का वध किया, कुबाचा को इसने युद्ध में हराया और इस प्रकार मुस्लिम राज्य का संरक्षक के रूप में यह भी माना जाता है। एक सच्चा मुसलमान था और इस्लाम धर्म को स्थापित करना अपना मुख्य धर्म समझता था और साहित्य और कला का प्रेमी था। इसने अनेक साहित्यकारों को अपने दरबार में आश्रय भी दे रखा था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था उसे पूरा इल्तुतमिश के द्वारा ही करवाया गया था। कट्टर सुन्नी मुसलमान था और दिल्ली सल्तनत का इसे वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक है इल्तुतमिश की उपलब्धियों का मूल्यांकन वो हमारा कंप्लीट होता है। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, घर पर रहें। नमस्कार।